जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी और अभी हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल सेक्टर से जुड़ी एक कंपनी मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, ये सवाल पूछा गया कि शेयर के ऊपर वीडियो बनाना है, किस शेयर के ऊपर वीडियो बनाना है, ये किस बेसिस पर डिसाइड होता है। ये इस बेसिस पर डिसाइड होता है कि अगर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, तो उस न्यूज़ और उसकी एनालिसिस कि उसका शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट आप लोगों के ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। जब कोई बड़ी न्यूज़ आती है, कोई टर्न अराउंड न्यूज़ आती है, तो आप लोगों के लिए उस पर्टिकुलर शेयर के ऊपर वीडियो बनाया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर टेक्निकल चार्ट पर कुछ ऐसा ब्रेकआउट लेवल बनता है जहां पर शेयर जो है वो आपको ब्रेकआउट देता हुआ दिखाई दे सकता है, अपसाइड या डाउन साइड, तो वहां पर आपको एक पैटर्न के ऊपर शेयर चल रहा है, वहां से एक अपसाइड या डाउन साइड ब्रेकआउट देने की पोजीशन बना रहा है, तब आपको वहां पर ये चीज बताना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और तीसरी बात कि अगर पब्लिक डिमांड हो तो डेफिनेटली किसी भी शेयर के ऊपर वीडियो बनाया जा सकता है, उसकी डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस की जा सकती है। अब हम बात करते हैं मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के ऊपर। मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के ऊपर पहले भी एक बार मैंने वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने आप लोगों को इसके बारे में डिस्कस किया था। वहां उस लेवल पर जब मैंने डिस्कस किया था तब मैंने ये बताया था कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर की कंपनी है और आगे इसके अंदर अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद ये शेयर जो है ये आपको गिरता हुआ दिखाई दिया। अब क्वेश्चन ये है कि अगर फार्मास्यूटिकल सेक्टर की कंपनी है और जो न्यूज़ मैं आप लोगों को देने वाला हूँ उस न्यूज़ के बाद आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये कंपनी जो है ये बड़ा टर्न अराउंड लेती हुई दिखाई देने वाली है, तो अभी ये करंटली क्यों गिरती हुई नजर आ रही है। इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। नवंबर तक ये शेयर आपको बढ़ता हुआ नजर आया। अगर हम एक साल की बात करें तो नवंबर तक ये शेयर आपको उतार चढ़ाव के बाद भी बढ़ता हुआ नजर आया। स्टार्टिंग में जब कोरोना अपने पीक पर था तो इस शेयर ने एक बड़ी छलांग लगाई और 21 अप्रैल मतलब लॉकडाउन के एक महीने के बाद का लेवल अगर आप देखेंगे तो इस शेयर ने तकरीबन आपको 80% का रिटर्न बनाकर दिया। इतनी बड़ी जंप के बाद फिर कोई जो है इस शेयर ने आपको उतना ही बड़ा फॉल भी दिखाया और तकरीबन नेट में आपको 15% के आसपास का प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद कुछ टाइम के लिए इसने कंसोलिडेट किया, फिर कोरोना की वेव आती हुई दिखाई दी और उसके बाद ये शेयर जो है इसने आपको 230% तक का रिटर्न बनाकर दिया। उसके बाद फिर से ये शेयर कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दिया और तकरीबन नवंबर तक ये शेयर आपको बढ़ता हुआ नजर आया, यानी दिवाली के टाइम तक। दिवाली के बाद से अगर आप नोटिस करें तो कोरोना के केसेस में इंडिया में कमी आनी शुरू हुई और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नाम की जो दवाई है उसकी प्रोडक्शन में मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स का एक बड़ा मेजर रोल है। शायद आप लोगों में से बहुत लोग ना जानते हो, बट वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो मेडिसिन है उसके प्रोडक्शन में मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स एक की प्लेयर का रोल प्ले करते हैं। अब नवंबर के बाद से जैसे जैसे वेव एंड हुई और आप देखेंगे तो 3 से 4 महीनों में 5 महीनों में आपको काफी रिलैक्सेशन नजर आया होगा मार्केट में, चीजें ईज ऑफ होती हुई नजर आई, कूल डाउन होती हुई नजर आई, लाइफ जो है वो वापस लौटती हुई नजर आई और प्रोडक्शन डिक्रीज होती हुई नजर आई, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपको वापस से फार्मा सेक्टर जो है वो आपको डाउन जाता हुआ नजर आया। बार बार ये बात कही जा रही थी कि फार्मा सेक्टर जो है वो आने वाले टाइम में आपको लीड करता हुआ नजर आएगा, रैली को होस्ट करता हुआ नजर आएगा और उसके लिए आईटी और फार्मा सेक्टर के शेयर को आप लोग होल्ड कर चले। ऐसे में कुछ दोस्त पैनिक हो गए। मैं अपने वीडियोस में बार बार ये बात भी आप लोगों को बताता हूं कि बल्क बाइंग मत कीजिए, ग्रेजुअल बाइंग कीजिए, सो दैट कि आप अपर और लोअर लेवल दोनों लेवल पर शेयर को एक्यूमुलेट करके चलें। तो ऐसा सोचना कि शेयर अगर थोड़ा सा नीचे आ गया है तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा,
ऐसा तब सोचा जाता है जब आपने फंडामेंटल्स रीड ना किए हों, जब आपने सिर्फ सुनकर किसी शेयर को खरीदा हो। तो सुनकर आप किसी भी शेयर को कभी भी ना खरीदें, फंडामेंटल्स रीड करें, टेक्निकल चार्ट देखें, सवाल पूछें। मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जब चाहे जितने चाहे सवाल पूछ सकते हैं और वो सवाल पूछकर अपनी श्योरिटी करने के बाद, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद ही कोई नेक्स्ट स्टेप उठाएं। तो अभी फिलहाल ये 109 रुपए के ऊपर चलता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले मैं आप लोगों को के साथ इसके फंडामेंटल्स मोटे मोटे डिस्कस कर लेता हूँ। 174 करोड़ मार्केट कैप की ये कंपनी है, तो एक छोटी कंपनी है और 174 करोड़ का टोटल इनका मार्केट कैप है। 110 रुपए करंट प्राइस चल रहा है, 176 रुपए इनका 52 वीक हाई चल रहा है। इंडस्ट्री पी से बहुत नीचे काम कर रहा है, तो ये एक फेवरेबल पॉइंट है कि आप इस शेयर को कंसीडर कर सकते हैं। ROE 8.31% है, ROCE 10.5% है। जिनको ROE और ROCE के बारे में बहुत ज़्यादा ना पता हो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनको भी क्लियर कर दूंगा। ROE वैसे मोटा मोटा मैं आपको बताया तो ROE मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी और ROCE मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। एक जो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो लगे हुए हैं उनके ऊपर रिटर्न और कैपिटल जो इन्फ्यूज की हुई है उसके ऊपर रिटर्न। तो अब बात करते हैं बुक वैल्यू की। तो बुक वैल्यू 1.42 है, वो एक फेवरेबल पॉइंट है जहां पर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसकी बुक वैल्यू 77.5 है और करंट प्राइस जो है वो 110 है। 50% की प्रमोटर होल्डिंग है, बट एक बहुत बड़ा कंसर्न इसके साथ है कि प्लेज किए हुए हैं 33.6%। आप चाहें तो इसको इस बेसिस के ऊपर एक रिस्की शेयर कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि प्रमोटर की इस लेवल पर शेयर को प्लेज रखना जो है वो थोड़ा शेयर को रिस्की बना देता है। तो जो फैक्ट एनालिसिस हैं, जो रियल एनालिसिस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की है, कंपनी डिविडेंड पे नहीं करती है। कंपनी के ऊपर डेट जो है वो नेग्लिजिबल अमाउंट है, 48.3 करोड़ कंपनी ने डेट अपने रिड्यूस की है। कंपनी अपने 50 DMA और 200 DMA के नीचे काम करती हुई आपको नजर आ रही है। कंपनी ने डेट रिड्यूस की है और आने वाला क्वार्टर जो है वो बहुत अच्छा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, आने वाला क्वार्टर अच्छा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ये बात अब हम लोग अभी तक के क्वार्टर कैसे रहे हैं उसको देख लेते हैं। तो जून क्वार्टर में इनकी सेल जो है वो बढ़कर 103.64 करोड़ की हो गई थी, जो कि पीछे 2 क्वार्टर से आपको गिरती हुई नजर आ रही है। अब ये रिजल्ट अच्छा आने की उम्मीद क्यों है, क्यों बढ़ने की उम्मीद है, उसके बारे में हम लोग अभी बात करते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हैं 12.60 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, मतलब 13 करोड़ के आसपास का। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 9 करोड़ के आसपास का और नेट प्रॉफिट जो है दिसंबर 2020 में वो 6.43 करोड़। तो इस वजह से ये शेयर जो है ये आपको डाउन आता भी दिखा, क्योंकि 3 क्वार्टर से इसकी सेल्स जो है वो आपको डिक्लाइनिंग वे में दिख रही थी। आगे अब किस तरह की पोजीशन बनती हुई नजर आएगी उसके बारे में हम लोग टेक्निकली समझ लेते हैं। एक सपोर्ट लाइन मैंने यहाँ पर लगाई हुई है, उसको आप लोग देख सकते हैं कि इस सपोर्ट लाइन के ऊपर इसने 29 मई को सपोर्ट लिया, 17 जुलाई को, 29 जुलाई को और 29 जुलाई को सपोर्ट लेने के बाद इस शेयर में बड़ी जंप देखने को मिली और काफ़ी लंबे टाइम तक वो रैली जो है उसको आप लोगों ने एंजॉय किया। उसके बाद 24 फरवरी को इसने इस लाइन के ऊपर सपोर्ट लिया और 2 बार ऐसा हुआ, 18 मार्च को और 31 मार्च को, जब वो इस लाइन के नीचे भी ब्रेक किया, बट वहां पर क्लोजिंग नहीं दी और वापस वहां से अपसाइड इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग देते हुए दिखाई दिया। इसके बाद करंटली ये शेयर जो है वो इसी लाइन के ऊपर आपको इस समय प्रेजेंटली प्लेस हुआ दिखाई देता है। तो इस लाइन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसके अंदर कोई फर्दर डाउनसाइड नहीं दिखता है, बट यहाँ इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप इस शेयर के अंदर अभी किसी तरह की कोई बल्क बाइंग कर लें। ये मैंने आप लोगों को एक एनालिसिस शेयर की। सेकेंड लेवल जो बनता है, अभी ये 109.65 यानी 110 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बहुत बड़ा लेवल, इंपॉर्टेंट लेवल आपको मैं यहां पर शो करने जा रहा हूं, जो लेवल इसका आप कहें कि कुछ हद तक एक बड़ा सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है। वो लेवल है
99.5 के आसपास। तो 99.5 का लेवल जो है वो एक बड़ा लेवल है, और अगर आप देखें तो 6 मई 2020 को इसने यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया था, तो यहाँ ये रेजिस्टेंस का लेवल था। उसके बाद 25 फरवरी को इस लेवल पे इसने सपोर्ट लिया, 19 मार्च को, और उसके बाद आपको ये 31 मार्च को इस लेवल पर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया। तो ये जो लेवल है 99.15 का, ये एक ऐसा लेवल है जिस लेवल पर ये आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। और इसके बाद अगर इसने फर्दर डाउन साइड दिखाया तो ये शेयर जो है फिर ये एक डीप डाउन दिखा सकता है, और ये शेयर आपको 75 रुपए तक का आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये वो कंडीशन है जिस कंडीशन पे शेयर अगर गिरता है तो आपको क्या करना है, आपको इस लेवल के बाद कोई एक पॉइंट चुन के अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से वहां पर आपको स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, सो दैट कि आप किसी तरह के भी बड़े नुकसान से बच जाएं। ये वो कंडीशन है, मैं यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, ये वो पोजीशन है कि अगर ये शेयर नीचे आता है तो आपको अपना कैपिटल कहाँ सेव करना है। मैं यहाँ ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये शेयर जो है ये नीचे आ जाएगा या आपका पैसा जो है वो लॉस में चला जाएगा। बट आपको ये बात समझनी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपको स्टॉप लॉस कहाँ मेंटेन करना है। अब अगर ये शेयर यहाँ से अपसाइड जाता है तो क्या मूवमेंट बनने वाली है, उसको आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, अब ये लाइन आपको स्क्रीन के ऊपर पूरी क्लैरिटी के साथ नजर नहीं आ रही होगी, मैं इस लाइन को आप लोगों के लिए यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। अगर ये शेयर जो है ये आपको अपसाइड दिखाता है तो अपसाइड जो है इसका वो क्या बनता हुआ नजर आएगा, वो अमाउंट मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर ये शेयर आपको अपसाइड जाता हुआ नजर आता है तो इसके अंदर 120 रुपए 25 पैसे के आसपास एक रेजिस्टेंस लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है। करंटली 110 रुपए के ऊपर काम कर रहा है, तो 10 रुपए ऊपर इसका एक रेजिस्टेंस लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है। और वो क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि इस शेयर ने 4 सितंबर को सपोर्ट लिया, इस लेवल पर 22 दिसंबर को एक बार सपोर्ट लिया, इस लेवल पर 2 फरवरी को यहाँ इसने सपोर्ट लिया, और उसके बाद इसी लेवल पर मोटा मोटा 26 फरवरी को या 1 मार्च को आप कहें, इस पीरियड पर यहाँ पर इस लाइन के आसपास इसने रेजिस्टेंस फेस किया। देन अगेन इसने 6 अप्रैल को इस लेवल पर रेजिस्टेंस फेस किया, 9 अप्रैल को इसके ऊपर रेजिस्टेंस फेस किया। तो चांसेस बनती है कि वो शेयर जो है वो इस लेवल पर 120 रुपए के लेवल पर आपको रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ के और ये शेयर फर्दर अपसाइड दिखाता है तो वो पोजीशन क्या बनती है, वो पोजीशन आपको दिखाई दे रही है 128 रुपए के आसपास। 128 रुपए का ऐसा लेवल है जहां पर ये थोड़ी रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, क्योंकि यहां पर आपको एक गैप डाउन ओपनिंग दिखाई दे रही है। उसके बाद ये शेयर अगर आपको 135 के लेवल को क्रॉस करता है, क्योंकि यहाँ से एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और यहीं पे वो लेवल भी बनता है जो 21 अक्टूबर को जिस लेवल पर इसने सपोर्ट लिया था, तो ये वो लेवल है रेजिस्टेंस का जिसको ये फेस करने वाला है। अगर ये 135 के लेवल तक जाता है और उसको ब्रेकआउट देता है तो फिर आपको वहां से इसके अंदर अच्छी तेजी की संभावनाएं बनती हुई दिखेंगी, और उसके बाद ये शेयर जो है ये आपको 170 से ऊपर ट्रेड करता हुआ भी दिखाई दे सकता है। बट उसके लिए आपको कम से कम 6 महीने या 1 साल तक वेट करना होगा। अब उसके पीछे के बड़े कारण क्या हैं, ये शेयर वहां तक क्यों जा सकता है, उसको हम लोग न्यूज़ के अकॉर्डिंग जानने की कोशिश करते हैं। जिस तरह के पेंडेमिक की सिचुएशन चल रही है और जो मैंने आपको हिंट दिया उससे रिलेटेड एक न्यूज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कंपेटिटिव फ्रेमवर्क मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। यहाँ पर और भी बहुत सारी कंपनीज के नाम लिखे हुए हैं, और ये एक बड़े की प्लेयर्स हैं जो कि इस मेडिसिन के
डेवलपमेंट में लगे हुए हैं। तो बिजनेस अपडेट, ये बिजनेस वायर की अपडेट आपको दिखाई दे रही है। तो पावर्ड बाय मार्केट स्टडी रिपोर्ट एलएलसी, राइट, बिजनेस न्यूज अपडेट। क्लोरोक्विन डाइफॉस्फेट मार्केट प्राइसिंग स्ट्रेटजी, इंडस्ट्री लेटेस्ट न्यूज, टॉप केमिकल कंपनी रिसर्च रिपोर्ट एनालिसिस एंड शेयर बाय फॉरकास्ट 2025। तो इसके न्यूज़ के अंदर बहुत बड़ी रिपोर्ट है, अगर मैं पूरी डिटेल में पढ़ने गया तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा। मैंने आप लोगों को इस न्यूज़ को बता देता हूं कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की डिमांड जो है वो 2025 तक 4.9% के रेट से एप्रिशिएट होने वाली है, और वर्ल्ड वाइड इसकी जो डिमांड बढ़ने वाली है उसको जो कंपनीज केटर करने वाली है, जो कंपनीज उसको फुलफिल करने वाली है, उसके अंदर मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स एक की प्लेयर का रोल अदा करती हुई नजर आएगी। यहाँ ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा कि आप इस न्यूज़ की वजह से इस शेयर के अंदर कोई बल्क बाइंग कर लें। अगर आपने ऑलरेडी कोई बाइंग कर रखी है तो आप इसको होल्ड कर चलें, पोजीशन है तो एक्यूमुलेट कर चलें। फ्रेश बाइंग करनी है तो लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, आप उन लेवल के ऊपर इसके अंदर फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए, ग्रेजुअल बाइंग कर चलिए और आगे एक्यूमुलेट करते चलिए। ये शेयर जो है ये आप लोगों को अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकता है, बट आप लोगों को अपनी रिसर्च, अपनी एनालिसिस भी कंप्लीट करने हैं। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके फिर आप लोग अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के अनुसार इस शेयर के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मार्च क्वार्टर के रिजल्ट के ऊपर नजर बना के रखिए। अच्छा क्वार्टर एक्सपेक्ट किया जा रहा है और उसके बाद आपको इसके अंदर एक जंप भी आती हुई दिखाई दे सकती है। एक और बड़ी न्यूज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं। बिजनेस वायर की ये न्यूज है। अब बैक्शर हैथवे कंपनी, शायद आप लोगों में से बहुत लोगों ने ये नाम सुना होगा। बैक्शर हैथवे वॉरेन बफेट की कंपनी है। तो इनका जो बिजनेस वायर है उसके तरफ से एक बड़ी न्यूज उसके अंदर पब्लिश हुई है। ग्लोबल टॉक्सोप्लाज्मोसिस ट्रीटमेंट ड्रग मार्केट टू सरपास 3,996.7 मिलियन बाय 2027। तो ये एक रिसर्च हुई है, बड़ी रिसर्च, जिसके अंदर ये बताया गया है। टेक्निकली मुझे नहीं पता कि ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस ट्रीटमेंट क्या होता है, बट इसके बारे में ये बात लिखी गई है कि इसकी जो मार्केट है वो 3,900 अप्रॉक्स 4,000 मिलियन को क्रॉस करने वाली है 2027। और इसके अंदर बड़ा रोल किसका होने वाला है, उसमें हम देखें तो की प्लेयर्स इन ग्लोबल टॉक्सोप्लाज्मोसिस ट्रीटमेंट ड्रग्स मार्केटेड बाय वेरा फार्मास्यूटिकल्स एलएलसी, तेज एओरा फार्मास्यूटिकल्स, मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। तो उन बड़े नामों में मंगलम ड्रग्स का नाम आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, जिस मेडिसिन के बारे में ये कहा जा रहा है कि इसकी मार्केट जो है बाय 2027 4,000 मिलियन की होने की चांसेस है। तो ये वो न्यूज़ हैं, बड़ी न्यूज़, जो इसको सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है। टेक्निकल चार्ट मैंने इन डिटेल आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। फंडामेंटल्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। फंडामेंटल्स में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं कि कंपनी की बैलेंस शीट की क्या पोजीशन है। कंपनी में रिजर्व्स आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और बोरोइंग्स जो है वो आपको घटती हुई नजर आ रही है। तो इस पॉइंट पे आप लोग कह सकते हैं कि कंपनी जो है वो अच्छा करती हुई नजर आ रही है। इसके बाद हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में FIIs और DIIs को इसके अंदर कोई बड़ा इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा है और पब्लिक के पास इसके अंदर मेजर शेयर होल्डिंग है, इसीलिए आपको इस शेयर के अंदर पैनिक सेलिंग देखने को मिल रही है। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे इस तरह के कंटेंट आप अगर चाहते हैं कि आपको मिले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट कि मैं आप लोगों से इसी तरह से जुड़ा रहूं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू।